नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग विभक्तियों का प्रकरण पढ़ेंगे, कारक और विभक्तियों का प्रकरण पढ़ेंगे। पहले लोगों ने कुछ कुछ बातें कारक और विभक्तियों के मामले में देखी हुई हैं। उन्हीं चीजों को जो इस वर्ष थोड़े अलग अलग में देखी थी, आज हम लोग को एकदम उसको एक सही क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और विभक्तियां और कारक ये है क्या वस्तुतः, हम आप लोगों को लास्ट ईयर एक बात बताए थे कि कारक 6 हैं हमारे पास। कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानोधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। एक श्लोक लिखवाया था हमने, शायद आपको याद होगा। लिखवाया था क्या हमने? लिखवाया था। मैंने सिर्फ बोला था, लिखवाया नहीं था ना। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि वो हम लोग का कारक क्या है। वो 6 कारक हैं हमारे पास। जो संस्कृत की बात हम लोग करते हैं ना, तो कारक जो है वो 6 हैं। और 6 कारक कौन कौन से हैं? वो है कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति, करण तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति और अपादानो फिर अधिकरणम बोल रहे हैं यानी सप्तमी विभक्ति। षष्ठी और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। अब समस्या क्या है कि कारक नहीं माना जाता है, तो आप बोलेंगे कैसे कारक नहीं माना जाता है, आपका प्रश्न होगा। बिल्कुल जायज सी बात है, हमारी हिंदी में उनको भी कारक माना जाता है, संबंध कारक भी होता है। लेकिन हमारे संस्कृत भाषा में संबोधन और हमारी संस्कृत भाषा में संबोधन और संबंध कारक, इन दोनों को कारक क्यों नहीं माना जाता है? तो वस्तुतः इसके पीछे कारण क्या है कि संबंध जब भी होगा, जैसे संबंध का मतलब क्या होता है, संबंध की स्थिति में क्या होता है, काके की ये वर्ड आता है ना। तो जब भी संबंध होगा तो संबंध में दो अलग अलग संज्ञाएं हो सकती हैं, दो अलग अलग संज्ञाएं हो सकती हैं और उनका संबंध जो है वो एक दूसरे के साथ होगा, क्रिया के साथ नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है, मैं वही बता रहा हूं। त्वम रामस्य पुस्तकम पठसि, ठीक है। त्वम रामस्य पुस्तकम पठसि, तुम राम की पुस्तक को पढ़ रहे हो, तुम राम की पुस्तक को पढ़ रहे हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया क्या है बेटा यहाँ? हाँ, पठसी क्रिया है। और वो पठसी क्रिया जो है वो किससे जुड़ी हुई है? डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है? त्वम से जुड़ी, त्वम पठसी क्रिया है, त्वम पठसी तुम पढ़ रहे हो। लेकिन क्या पढ़ रहे हो? राम की पुस्तक पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे दो संज्ञाएं या दो सर्वनाम आ गए ना, दो कर्ता की जगहों पे दो लोगों की का नाम दिखाई पड़ सकता है। एक कहाँ दिख रहा है? एक अगर हम राम केवल मान ले, राम की पुस्तक पढ़ रहे हो, इसकी जगह हम राम केवल मान लेते हैं, षष्ठी की जगह प्रथमा मान लीजिए 1 मिनट के लिए। तो त्वम पद भी जो है वो भी कर्ता की तरह तैयार हो गया है। और षष्ठी वाला जो पद है अगर उसमें से आधा स और यह हटाएं, षष्ठी विभक्ति हटा दें, तो वो भी कर्ता की तरह होगा। तो दो संज्ञाएं हो गई, एक राम भी दिखाई पड़ रहे हैं, एक तुम भी दिखाई पड़ रहे हो। इन दोनों का संबंध है वो किसी एक क्रिया से हो रहा है, लेकिन वास्तव में संबंध केवल एक ही क्रिया से है। किससे? त्वम से है। त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो। राम की पुस्तक है, पुस्तक राम की है, तुम पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट उस पुस्तक से कोई लेना देना नहीं है।
तो जो क्रिया है वो कर्ता के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रही है ना, क्योंकि तुम तो राम की पुस्तक पढ़ रहे हो, अपनी पुस्तक पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारी अपनी है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब सीधा सीधा क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें कारक नहीं मानना है। जैसे बाकी स्थितियों में सारा जो है वो डायरेक्ट जुड़ा होगा हमारे, जो हमने 6 कारक बताए, ये सभी 6 कारकों का सीधा संबंध होगा हमारी क्रिया के साथ। जैसे राम पढ़ता है तो राम के साथ सीधा संबंध हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकम पठति पठसी, रामः पुस्तकम पठति, तो पठति क्रिया है वो राम से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, क्योंकि वो पुस्तक के बारे में बताया नहीं कि वो किसी और की पुस्तक है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, बस ये बताया। किसकी पुस्तक है इसकी बात ही नहीं हुई, इसलिए वहां पे भी राम का जो सीधा संबंध है वो क्रिया के साथ हुआ। इसी तरह जब हम पढ़ते हैं कि राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है, तृतीया आ गई ना, रामः कलमेन लिखति, तो राम कलम से लिखता है, तो यहाँ पे भी किसी तरह की बात नहीं बताएगी कि तुम्हारी कलम है या पड़ोस वाले की कलम है, कलम से लिखता है ये बोला गया। तो कलम से यहाँ पे करण हो गया, और वहां पे कहीं कुछ बोला नहीं गया है कि संबंध कहीं और दूर जा रहा है। कलम से लिख रहा है मतलब उसकी अपनी ही होगी ना, दूसरे की थोड़ी होगी। नाम ऐसा बोला नहीं गया कि राम जो है वो रावण की कलम से लिख रहा है, ऐसा तो नहीं बोला गया। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वहां पे भी कारक हमारा पहचान में आएगा कि भाई ये करण कारक है। इसी तरह चतुर्थी, राम पीने के लिए पानी ढूंढता है, या राम खाने के लिए भोजन पकाता है। तो खाने के लिए किसके खाने के लिए पका रहा होगा भाई, खुद के लिए ही तो पका रहा होगा। यहाँ तो बोला नहीं कि वो राम जो है वो कृष्ण के लिए भी तैयार कर रहा है भोजन, नहीं बोला ना। इसकी वजह से यहाँ पे भी कारक हमारा स्पष्ट है। चतुर्थी हो गई। पंचमी है कि वृक्ष से फल गिरता है, तो वृक्ष से फल गिरता है तो वृक्ष जो है उससे सीधा गिर रहा है ना, अलग से कोई थर्ड पर्सन नहीं ना है कि वृक्ष से टोकरी में रखा फल गिरता है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। कोई अलग स्थिति नहीं है, सीधा संबंध है उस कारक का उस संज्ञा के साथ। तो ऐसी स्थिति में वहां पे भी पंचमी में कारक होगा। षष्ठी का मामला आ गया। षष्ठी जो है वहां पे अब हमने एक एग्जांपल दिया कि तुम रामस्य पुस्तकम पठसी, तुम राम की पुस्तक पढ़ रहे हो। ऐसी स्थिति में पुस्तक जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन राम की पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक संबंध दिखाई पड़ा कि वो अपनी नहीं है, संबंध थोड़ा दूर चला गया। क्रिया जो है वो राम की पुस्तक, इसमें राम से डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई है वो क्रिया जुड़ी हुई है त्वम से, तो जो कारक है वो अस्पष्ट हो गया। अगर क्रिया से नहीं जुड़ा रहेगा कारक तो वो अस्पष्ट हो जाएगा। संबोधन सप्तमी में भी क्या होगा कि तुम घर में रहते हो, तुम घर में रहते हो, त्वं गृहे वससि, त्वं गृहे वससि, तो तुम घर में रहते हो। यहाँ पे रहना क्रिया है, उसका सीधा संबंध किससे है, तुमसे ही है। घर का संबंध भी तुमसे ही है, अलग से नहीं है। घर कहीं और नहीं है, किसी और का नहीं है, ये आपका ही है। अब यहीं पे होता कि त्वं विराजस्य गृहे वससि, तो यहाँ पे विराजस्य ये कर्ता जो ये कारक जो है षष्ठी संबंध, इसको हम कारक नहीं गिनते, बाकी को हम कारक गिनते। गृह में सप्तमी है उसको कारक गिन लेते। तो कुल मिला के जो सीधा मतलब है वो ये है। इसी तरह संबोधन का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, संबोधन का भी सीधा क्रिया से संबंध नहीं होता है। जैसे क्या बोला कि हे राम तुम उठो पुस्तक को पढ़ो, हे राम तुम उठो पुस्तक को पढ़ो। तो यहाँ पे हे राम जो संबोधन पद है उससे क्रिया का उठो और पढ़ो
उससे उसका संबंध नहीं है, क्योंकि बोल क्या रहा है, उठो फिर पढ़ो। अब उठेगा, पढ़ना शुरू करेगा, तब तो उसका क्रिया से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। जब तक उठा नहीं है तब तक उसका कोई संबंध नहीं है, जब तक पढ़ नहीं रहा है तब तक उसका कोई संबंध नहीं है। तो जब भी संबोधन कारक होगा तब भी वहां पे यही नियम है। सीधी सीधी बात ये हुई, हमने पूरी पूरी लिस्ट बता दी आप लोगों को, प्रथमा से लेकर के संबोधन तक। और इसमें एक चीज आप लोग शायद समझ पाए होंगे, वो ये है कि जब क्रिया का सीधा संबंध संज्ञाओं से होता है, जब क्रिया का सीधा संबंध संज्ञाओं से होता है तो वैसी स्थिति में कारक होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी में बनती है। षष्ठी और संबोधन में सीधा संबंध नहीं बन पाता है, और इसी वजह से हम उसे कारक नहीं मानते हैं। तो यहां तक बात आप लोग समझ आई बेटा? जो मेरे 10 मिनट लगातार बोलने का कुछ मिला? कुछ आइडिया लगा कि हमने षष्ठी को और संबोधन को कारक क्यों नहीं बोला? थोड़ा आइडिया लगा आप लोगों को? ओके, चलिए तब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो अपनी नोटबुक पे भी आएंगे, कुछ लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग उस सेक्शन में चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले कि आप लोग लिखिए, इसको थोड़ा अच्छे से बना लीजिए इसका नोट्स भी, क्योंकि आप लोगों के बाद आपके भाई बहनों को भी काम आएगा अगर आपके रजनीश सर यहाँ नहीं रहेंगे तो। लिख लीजिए क्या है, पहले लिखिए कारक। टॉप पेज के टॉप पे हेडिंग लिखिए कारक, और नीचे एक छोटी हेडिंग बनाइए, उसको भी लिखिए कारक। अब कारक क्या होता है उसके बारे में, उसकी परिभाषा आपको बताएंगे हम, उसकी डिफिनीशन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए वाक्य में, सेंटेंस, वाक्य में जिन शब्दों का, वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात, या ब्रैकेट में लिखिए सीधा, डायरेक्ट, वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात, ब्रैकेट में डायरेक्ट संबंध होता है, उन शब्दों को कारक कहते हैं। वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात या फिर डायरेक्ट संबंध होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जिन शब्दों के साथ क्रिया डायरेक्ट कनेक्ट होती है, उन शब्दों को कारक कहते हैं। यहां तक तो हुआ आप लोगों का ना? अब एक एग्जाम्पल सभी लोग लिखिए। एक एग्जाम्पल है, लता पठती। लता पठती, क्या हिंदी मीनिंग क्या होगी? लता पढ़ती है या फिर लता पढ़ रही है, बहुत अच्छी। तो लता पढ़ रही है, इस क्रिया में, इस वाक्य में क्रिया क्या है? हाँ, पढ़ रही है या फिर पठती, यह क्रिया है। और इसका संबंध किससे है? सीधा संबंध किससे है? लता है, इसलिए लता कारक हो गई। यस, इसलिए लता कारक हो गई।
अब ध्यान दीजिए कि लता शब्द जो है उसमें विभक्ति वचन कौन सा है? प्रथमा एक वचन है। प्रथमा विभक्ति में कारक का नाम क्या होता है? कर्ता कारक। शायद मैंने छोटे बच्चों को एक दिन भेजा था, आप लोगों को भी शायद भेजता हूँ। मैंने कहाँ लिखा, हाँ हाँ, ठीक। मैं एक बार अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को, बाद में मैं भेज दूंगा। ये मैंने आप लोगों को कभी दिखाया था, क्लास में भी लिखाया था ना? कभी लिखाया था कि नहीं? दिखाया था ना? तो मैं इसको अभी आप लोगों के ग्रुप में भी भेज दूंगा। सभी लोग इसको भी लिख लेंगे। इस कारक प्रकरण में आज हम लोग जहां तक पढ़ेंगे, हम लोग कारक में सिर्फ आज प्रथमा विभक्ति तक पढ़ेंगे, और आगे बाकी दो दिनों में हम लोग पूरा कारक प्रकरण खत्म कर देंगे। आज हम लोग को कारक समझना जरूरी है, उसकी थोड़ी समझ विकसित होनी जरूरी है। तो जिस अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि कर्ता कारक है, तो हम लोग अब लता लता पठती, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को अंडरलाइन करूं लता को, तो आप लोगों से पूछूं कि बेटा यहाँ कारक कौन सा है, तो आप लोग बता सकेंगे कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, मैंने अभी कुछ आप लोगों को 10 मिनट लगातार कोई बोरिंग सा लेक्चर दिया ना, उस लेक्चर से आप लोगों का एक क्वेश्चन मैं भी करता हूं। लता लता अभिनयायाः पुस्तकं पठति। यहाँ पे अभिनयायाः इस पद में कौन सा कारक है? सोचिए। हाँ, बोलिए बोलिए, कोशिश करिए। लता अभिनयायाः पुस्तकं पठति, यहाँ पे अभिनयायाः इस पद में कौन सा कारक है? मेरा 10 मिनट का लेक्चर वेस्ट नहीं होना चाहिए। अभिनयायाः विभक्ति वचन पहले सोचिए, फिर कारक समझ आएगा। हाँ, तो षष्ठी एक वचन है, तो षष्ठी एक वचन की स्थिति में हमारी संस्कृत भाषा के हिसाब से कारक कौन सा होगा? हाँ, क्यों कारक नहीं है? अब मुझे एक्सप्लेन करिए आप। यही मैं सुनना चाह रहा था कि षष्ठी कारक नहीं है, क्यों कारक नहीं है? दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिया, पठती क्रिया ना। बहुत अच्छे। हमने कारक के बारे में लिखवा भी दिया आपको शुरुआत में ना, और इसी मैंने एग्जांपल भी आपको शेयर किया कि मेरा 10 मिनट आप लोगों ने वेस्ट किया कि नहीं। तो आप लोगों ने मेरा 10 मिनट वेस्ट नहीं किया है, 9 मिनट ही वेस्ट किया, 1 मिनट आपने यूटिलाइज किया है, थोड़ा आपको याद है तो अच्छा है। लेकिन 9 मिनट नहीं, मेरा पूरा 10 मिनट यूटिलाइज करा दीजिए भाई आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने पहला एग्जाम्पल दिया था लता पठती, इसमें लता पढ़ रही है, इसमें पढ़ना जो क्रिया है इसका सीधा संबंध हमारा किससे है? वो है पढ़ना क्रिया के साथ लता का डायरेक्ट संबंध है। इसलिए इसलिए यहाँ पे कर्ता कारक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए ये बात कि लता का सीधा पढ़ना क्रिया का, पठती क्रिया का, पठती क्रिया का लता के साथ डायरेक्ट संबंध है। इसलिए लता में लता कारक है, और आगे उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रथमा विभक्ति है, इसलिए कर्ता कारक है। मुझे नोट्स जल्दी से कंप्लीट करके दिखाइएगा आप लोग, जो हम लोगों ने वाच्य परिवर्तन पढ़ा था। हाँ, लिखिए आप कि इस वाक्य में पठती क्रिया का सीधा संबंध लता के साथ है, इसलिए
लता शब्द में कारक है। ब्रैकेट में लिखिए, लता शब्द प्रथमा विभक्ति है, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, एक्चुअली टाइम थोड़ा कम रह गया है। हाँ, लता शब्द प्रथमा विभक्ति है, इसलिए लता में कर्ता कारक है। चलिए, हुआ क्या आप लोगों का? चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक थोड़ा डिफिकल्ट सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखिए आप लोग। सीता पठति रामः खेलति च। सीता पठति रामः खेलति च। अब चलिए, ये थोड़ा सा खतरनाक वाला आ गया, आपका दिमाग तो घूमेगा, क्योंकि हम तो जब पढ़ाते हैं आप लोगों को तो ढेर सारे लंबा सा सेंटेंस लास्ट में चाप ही लिख देता है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। आप लोग भी थोड़ा झेलिए ना, मेरी तरह परेशान होइए कि भाई इतना सारा च आने की वजह से क्या मतलब होगा। सीता पठति रामः खेलति च। इस पूरे वाक्य में बेटा आप मुझे कारक बताइए। पहले क्रियाएं पहचानिए, इसमें कौन कौन सी क्रियापद है। हाँ, पठति खेलति, ये दो क्रियापद हैं। अब मुझे कारक भी आप ढूंढने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने क्रिया ढूंढ लिया तो आप कारक भी ढूंढ पाएंगे। पठति क्रिया, सीता राम, ये दो कारक हैं, बहुत अच्छे। खेलती क्रिया का कारक क्या है? राम खेलती, बहुत अच्छे। तो खेलती क्रिया का कारक जो है वह हो गया राम, और पठती क्रिया का कारक हो गया ठीक। ये दोनों हमको कारक मिल गए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इन दोनों में अब आपसे हम पूछेंगे कि इस वाक्य में कारक कौन से हैं, या एक है या दो है या ज्यादा है, तो आप मुझे बता पाएंगे कितने कारक हैं? दो हैं। हाँ, फिर से बोलिए। हम्म। हाँ, दो अलग अलग क्रियाएं हैं और दोनों के लिए दो अलग अलग कर्ता कारक हैं। ठीक है, इसमें दो क्रियापद है। पठती सीता, उसके लिए कारक बन गई, और खेलती, उसके लिए राम कारक बन गए। और दोनों ही जगहों पे एक ही प्रकार का कारक है, उस कारक का नाम है कर्ता कारक। बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस बात से थोड़ा समझ रख रहे हैं कि कारक वास्तव में क्या है। कारक की थोड़ी समझ आपको हो गई, क्योंकि कर्ता कारक के एग्जाम्पल इसलिए शुरू में बताया जा रहा है क्योंकि बाकी कारकों के एग्जाम्पल आपको थोड़े कठिन तक लग सकते हैं। मैंने तो एक पूरा ही बता दिया, पूरा चार्ट ही आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अब हम आगे देखते हैं। एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए आप लोग, एक पॉइंट बना करके लिखिए कि संस्कृत भाषा में डैश, जो मैंने कारकों के नाम बताए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये छह, ये सिक्स, छ, ये छह ही कारक होते हैं। ये छह कारक होते हैं, फुल स्टॉप।
आगे लिखिए संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ संबंध और संबोधन का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। इसलिए इन दोनों को कारक नहीं मानते हैं। इसलिए इन दोनों को कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बेटा? हम्म। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विभक्तियां क्या होती हैं वो बताऊंगा आपको। विभक्तियों में हमने तो आपको 7 हिस्से 8 हिस्से बताए हुए हैं ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। हमने 8 हिस्से बता दिए आपको। लेकिन अभी हम जो बात बता रहे हैं इसमें तो हमने 6 को ही शामिल किया, 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, बोल दिया तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो, तुम नालायक हो गए हो, ऐसे बोला हमने उसको। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं नालायक नहीं हूं, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, मैं भी काम का हूं, मैं भी यूजफुल हूं, आप मुझे ध्यान से देखिए कैसे यूजफुल हूं। क्यों? क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा, विभक्तियों का मामला आ गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं हल्के में समझा देता हूं। हमने 6 कारक बता दिए आपको, तो विभक्तियां तो हमने आपको 8 बताई थी, अब वो बाकी 2 कहां चले गए? तो अब विभक्तियों को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। विभक्तियों को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा कौन सा होगा? कारक विभक्तियां, और एक होगा उपपद विभक्तियां। आपकी बुक में अभ्यासवान भव इसमें दिया जरूर होगा, उपपद विभक्तियां। उपपद और कारक में अंतर क्या? कारक को तो आप पहचान गए सीधा सीधा। उपपद विभक्तियां क्या हैं? उपपद विभक्तियां उसको बोलते हैं, उपपद विभक्तियां उसको बोलते हैं जब जब किसी भी सेंटेंस में कोई एक स्पेशल ऐसा शब्द होगा जिसमें विभक्ति कोई और होनी चाहिए, लेकिन किसी स्पेशल रूल की वजह से विभक्ति कारक वाली आ जाए, यानी वो 6 विभक्तियां ही आ जाएं, तो उसको हम उपपद विभक्ति बोलेंगे। उपपद क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में बन रहा है, मैं एग्जांपल दूंगा आपको, किसी सेंटेंस में मान लीजिए षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन हमने उस षष्ठी विभक्ति को किसी विशेष नियम के कारण द्वितीया में शिफ्ट कर दिया, तो वो द्वितीया में शिफ्ट हो गई, तो उस द्वितीया में जो विभक्ति शिफ्ट हुई है उस पूरे उस पूरे शब्द को, जिसमें द्वितीया लग गई लेकिन होनी चाहिए थी षष्ठी, उस पूरे शब्द को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम उपपद विभक्ति। जो उसका पद है उससे थोड़ा हट करके जो पद उसको मिल रहा है उसको बोलेंगे उपपद। दूसरा पद मिलना था षष्ठी, मिल गया द्वितीया, तो ये हो गया उपपद। उपपद विभक्ति उसी को बोलते हैं। अब एक छोटा एग्जांपल देते हैं, हम लोग आज प्रथमा भी कर नहीं पाएंगे, ये यहीं तक हम लोग आज ओवर करेंगे।
कल 4 कारकों को हम लोग पूरा करेंगे, 4 विभक्तियां पूरी करेंगे और अगली कक्षा में भी बची 4 विभक्तियां पूरी कर लेंगे। तो अभी देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि सैनिकाः देशं रक्षन्ति। सैनिकाः देशं रक्षन्ति। सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं या करते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिकाः भी बहुवचन पद है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की आ गई। सैनिकाः रक्षन्ति। सैनिकाः पद में कारक कौन सा है? राहुल आप ज्वाइन हुए और आप ही बताइए। राहुल, सैनिकाः इस पद में कौन सा कारक है? सैनिकाः इसमें कारक कौन सा है? किस टाइप का कारक है? मैंने 6 कारक आपको बताए। विभक्ति वचन ढूंढिए, इसमें कौन सा विभक्ति वचन हो सकता है, सोचिए। प्रथमा बहुवचन है बेटा, ठीक है, प्रथमा बहुवचन है। अब बताइए इसमें कौन सा कारक है? प्रथमा का, राहुल आप सुन पा रहे हैं बेटा? और कौन बताएगा मुझे? और कौन एक्सप्लेन करेगा इस पूरे सेंटेंस को? सैनिकाः में कौन सा कारक है? यस, कर्ता कारक है, बहुत अच्छे, कर्ता कारक है। वचन से कारक चेंज नहीं होगा। बहुवचन में ला गया तो ऐसा नहीं कि कारक कुछ और हो जाएगा, ऐसा कोई अगर सोच रहा है तो भूल जाइए। कर्ता कारक में 3 वचन है, लेकिन उसको कर्ता ही बोलेंगे। तो सैनिकाः रक्षन्ति, ये अगर हम बोलते तो सैनिकाः कर्ता कारक है। हमने एक नया शब्द जोड़ दिया, सैनिकाः देशम रक्षन्ति या राष्ट्रम रक्षन्ति। ये लिखिएगा नहीं, कोई लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं सिर्फ सामान्य समझने के लिए बता रहा हूं। सैनिकाः राष्ट्रम रक्षन्ति या देशम रक्षन्ति, यहां पे देशम में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। लेकिन अब आपको जो उपपद विभक्ति है वो बताना जरूरी है। कारक और विभक्ति में थोड़ा सा अंतर है। कारक सिर्फ 6 है, लेकिन विभक्तियां पूरी हैं। तो जो किसको हम उपपद बोलेंगे, जो थोड़ी अलग हो जाएगी, एक तो कारक विभक्तियां होंगी, एक उपपद विभक्तियां होंगी। उपपद किसको बोलेंगे? जिसको होना कुछ और चाहिए था लेकिन हो कुछ और गया। जैसे सैनिकाः देशम रक्षन्ति, इसको हम हिंदी में बताते तो आप लोग विभक्ति बड़े अच्छे से कारक पहचान जाएंगे कि कौन सा कारक है और उपपद कैसे हो गया। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। नियम के हिसाब से यहाँ पे कौन सा कारक, कौन सी विभक्ति होनी चाहिए थी? षष्ठी होनी चाहिए थी। संबंध, क्योंकि देश की रक्षा कर रहे हैं तो देश के साथ उनका संबंध है, देश की रक्षा कर रहे हैं। इस पूरे सेंटेंस में षष्ठी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत में एक रूल है, एक सूत्र है, वो क्या बोलता है, उसके अनुसार अगर रक्ष क्रिया है तो रक्ष क्रिया का संबंध जिससे होगा उसमें हमेशा द्वितीया होगी। रक्षा किसकी की जा रही है? देश की, तो देश में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। और इसकी वजह से यहाँ पे षष्ठी होनी थी, हो के आ गई द्वितीया। और इस वजह से कि हमको होना कुछ और था लेकिन हो कुछ और गए, इसलिए इस वाक्य में जो देशम पद है, यहाँ पे कारक पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कर्म कारक यानी द्वितीया विभक्ति है। लेकिन यहाँ पे कौन सी उपपद विभक्ति है अगर कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे कि यहाँ षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी। इसलिए उपपद विभक्ति किस सेंटेंस में है तो आप बोलेंगे देशम इस किस शब्द में है तो आप बोलेंगे देशम इस शब्द में, इस पद में उपपद विभक्ति है, षष्ठी उपपद होनी चाहिए थी लेकिन द्वितीया विभक्ति हो गई है।
अब समझ गए आप लोग उपपद में क्या मतलब है, उपपद किसको कह रहे हैं, थोड़ा समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया बेटा? किसी को कुछ डाउट हो आज के पूरे सेक्शन में? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, और सेम यही चीज अब रिपीट करनी है मुझे 9th क्लास के लिए। अगर हमारे पास छूट होती बेटा तो हम लोग कंबाइंड करके पढ़ लिए होते, वो एक पीरियड हमारे पास एक्स्ट्रा होती, उसका कुछ और मजा लेते। लेकिन मुश्किल है। अ, इस पूरे हिस्से में किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है बेटा? शीघ्रता करिए आप लोग। ढेर सारे लोग भाग भाग जा रहे हैं। हाँ, किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है बेटा? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आज। शायद मेधा नहीं दिखाई पड़ी थी ना? आज मेधा नहीं दिखाई पड़ी थी, कहाँ भाग गई जी वो? नहीं जानकारी है, कोई बात नहीं। तो इस पूरे हिस्से में फिर से मैं पूछ रहा हूँ बेटा, जल्दी करिए, क्योंकि आपको भी क्लास में जाना है, मुझे भी जाना है। किसी बच्चे को इस पूरे आज के सेक्शन में डाउट है क्या? नहीं है? मैं फिर मान लूं कि आपको कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा वो ये देखा कि कारक किसे कहते हैं, विभक्तियां कितनी हैं, और उन विभक्तियों के क्या भेद हैं, क्या प्रकार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पूरे हिस्से को बहुत गंभीरता से देखे होंगे, बहुत सीरियस मूड में इस चीज को सीखे होंगे। और चूंकि ये सारी चीजें अब हमको आगे काम आने वाली हैं, जब हम प्रथमा विभक्ति से लेकर के और संबोधन तक आप लोगों को ले चलेंगे, तो इस पूरे हिस्से में हम लोग थोड़े छोटे हिस्से में ही पढ़ेंगे, हम लोग बहुत गंभीर उसको पूरा, क्योंकि इस कारक प्रकरण की बाकायदा एक इतनी मोटी बुक आती है, इतनी मोटी बुक आती है कारक प्रकरण की। अगर हम इतनी मोटी नहीं, इतनी नहीं, ये है, इसको मान लो आप, इतनी मोटी, आई थिंक 150 पेजेस की। तो अगर हम कारक प्रकरण को उस लेवल पे पढ़ाएंगे तो आपके लिए फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम कारक प्रकरण को उतना ही पढ़ाएंगे जो हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है। एक सामान्य समझ होना जरूरी है कारक के बारे में, वो सारी चीजें हम लोग गंभीरता से और शीघ्रता से देखेंगे। कोशिश करेंगे कि आने वाली 2-3 क्लासेस के बीच में हम लोग इसको कंप्लीट कर सकें। और जब हम लोग का कारक और हम लोग का जब कारक और वाच्य पूरा हो चुका है, कारक भी पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हम मतलब इस तरह से डायरेक्ट कुछ टेस्ट जैसा प्लान कर लेंगे, या फिर जैसी स्थितियां होंगी, जैसा हमारे पास वक्त होगा, हम लोग उसके लिए योजना बनाएंगे। चलिए, अच्छा लगा आप सभी लोगों से बातचीत करके, और आप लोग मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे शेर हैं। और मुझे भरोसा है कि आप लोग इस वर्ष की परीक्षा में अपने सर टीचर का सर ऊंचा करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस से, अपने ज्ञान से, अपनी योग्यता से। एक दिन मुझे आप लोगों की हिंदी स्टूडेंट एक थी, उन्होंने मुझे बोला, सर करीम नगर स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी फास्ट। मैंने बोला बिल्कुल फास्ट नहीं है, मेरे बच्चों से फास्ट कोई दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। परफॉर्म तो मेरे बच्चे करेंगे, वो फास्ट हो या स्लो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और परफॉर्म करेंगे इसका मतलब है कि आप फास्ट हैं। तो आप लोग अपने टीचर का ये भरोसा हमेशा बना के रखिएगा और बेहतरीन परफॉर्म करिएगा। मैं यहाँ पे रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को द बेस्ट देखना चाहता हूँ, चाहे कहीं रहूं, आप कितने भी बड़े हो जाएं, अगर आप बढ़िया करके दिखाएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो चलिए, आज की कक्षा के लिए हम लोग का इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोग हो सकेगा तो अपने उस अभ्यासवान भवन में से शुरू के 4 विभक्तियों को पढ़ के आइएगा। अगली कक्षा में शुरू की 4 विभक्तियां पढ़ने का प्रयास करिएगा तो बेहतर होगा। दूसरी चीज, एक और बात नई जो मुझे पता चली थी कुछ, आप लोग जो मुझे अपने नोट्स, सॉरी, जब अपने नोट्स आप लोग जब फोटो खींचते हैं ना, फोटो लेते हैं, तो मैंने बताया था ना, उसको अगर हो सके तो थोड़ा कंप्रेस करिए, छोटी साइज बनाइए, मुझे सेंड करिएगा ग्रुप में। साथ ही आप लोग उस नोट्स को अपने क्लासरूम ऐप के ऊपर भी अपलोड कर दीजिएगा, अपना नाम लिखते हुए कि दिस इज माय नोट्स, माय नेम इज दिस वन। तो चलिए, अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बाय बाय, हैव अ गुड डे।